रविवार 9 जून का दिन यूरोपीय संसद के चुनाव के मद्देनज़र सुपर संडे के तौर पर देखा जा रहा है। मैं इस वक्त फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी के एक पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा हूं, जहां सुबह 9 बजे से ही मतदान शुरू हुआ। बारिश का आलम यहां पर है, इसलिए शुरुआती तौर पर छिटपुट जो वोटर हैं वो आते नजर आए, लेकिन दिन चढ़ने के साथ बड़ी तादाद में वोटर यहां पर आएंगे, इस बात की उम्मीद है। यूरोपीय यूनियन के 27 देशों में यूरोपीय संसद की 720 सीटों के लिए वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो 6 जून से ही शुरू हुई। 6 देशों में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आज फिनलैंड समेत यूरोपीय संघ के 21 देशों में वोटिंग हो रही है, जिसमें इटली भी शामिल है। इटली में 8 और 9 जून 2 दिन वोटिंग जो है वो होनी तय हुई थी। आज जहां जहां वोटिंग हो रही है उसमें एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, स्पेन और स्वीडन जैसे देश जो हैं वो शामिल हैं। चुनाव के मद्देनज़र अगर बात करें तो पहले नंबर पर भारत का चुनाव है, चुनाव की व्यापकता के मद्देनज़र, और यूरोपीय संघ का जो चुनाव है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव माना जाता है। 2019 के संसदीय चुनाव में, यूरोपियन संसदीय चुनाव में 50% वोट पड़े थे। इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए हेलसिंकी में भी जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं। साल की शुरुआत में किए गए सर्वे में 60% लोगों ने कहा था कि वे इस बार वोट डालने को इच्छुक हैं। यूरोपीय यूनियन के सभी 27 देशों में 37 करोड़ 30 लाख पंजीकृत मतदाता हैं। जितने भी ओपिनियन पोल्स कराए गए हैं उनमें कहा गया है कि कठोर और दक्षिणपंथी पार्टियों के लिए इस बार बहुत अधिक समर्थन है। यूरोप के अधिकतर मतदाता जो हैं वो महंगाई और रहन सहन के खर्चे में बढ़ोतरी से परेशान हैं। इमिग्रेशन इनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यूरोप में सीरिया, इराक और अफगानिस्तान जैसे देशों से बड़े पैमाने पर इमिग्रेंट्स आते हैं। 2023 में यूरोप में करीब 35 लाख जो इमिग्रेंट्स हैं वो कानूनी तरीके से आए, जबकि 10 लाख जो हैं वो बिना मंजूरी के आए। तो इस मुद्दे पर यूरोपीय संघ के जो देश हैं वो पूरी तरह से बटे हुए हैं। कई देश नहीं चाहते कि इमिग्रेंट्स जो हैं उनके स्वागत के लिए उनको बाध्य किया जाए, उन पे कोई लायबिलिटी हो, क्योंकि इससे उनके अपने नागरिकों को दिक्कत उठानी पड़ती है और जटिलताएं जो हैं घरेलू स्तर पर उनके लिए बढ़ती हैं। इटली, ग्रीस, ये सब ऐसे देश हैं जहां के नेता खुले तौर पर इस तरह के इमिग्रेशन का विरोध कर रहे हैं, जबकि कई देश जो हैं वो मानवीय आधार पर इमिग्रेशन को ज़रूरी मानते हैं और उनको लगता है कि ऐसा नहीं हुआ तो उनके लिए बहुत संकट की स्थिति होगी। जो इमिग्रेंट्स हैं जो मजबूरी में भागकर यूरोपीय देशों की तरफ आते हैं। यूरोपीय संघ की सरकार ने पिछले महीने ही 10 ऐसे कानूनों को मंजूरी दी थी, उनके मंत्रियों ने मंजूरी दी थी, जो इमिग्रेशन और असाइलम को लेकर नए समझौते का हिस्सा है। इसमें सभी 27 देशों के लिए अवैध इमिग्रेशन जैसी बातों को रोकने के प्रावधानों की बात है। हालांकि 2026 से लागू होगा, लेकिन ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मुख्यधारा की जो पार्टियां हैं उनको लगता है कि ऐसा कर वो इमिग्रेशन को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दे पाएंगे और मकसद दक्षिणपंथी पार्टियों को उनको जो समर्थन मिल रहा है, जो उनको चुनावी कामयाबी की जो एक उम्मीद जताई गई है, संभावना जताई गई है, उसको रोकना है। जो क्लाइमेट है या यूक्रेन रूस जंग है और इजराइल हमास युद्ध है, ये सब भी चुनाव के बड़े मुद्दे हैं। नज़र यूरोपीय संसद के चुनावी नतीजों पर रहेगी, जो यूरोपीय यूनियन के तौर पर दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक ब्लॉक की राजनीतिक दशा और दिशा तय करेगा। तो नतीजे के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। अभी के लिए इतना ही। उमाशंकर सिंह, हेलसिंकी, एनडीटीवी इंडिया।